हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इस समय हम लोग अपने इस चैनल पर शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं और शिक्षा शास्त्र विषय में मैं आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा दर्शन का अध्ययन करा रहा हूँ। हम लोगों ने अभी इस पर देखिए 17-18 क्लासेस कर ली हैं और मैं आप लोगों को इस समय शिक्षा मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के अधिगम सिद्धांतों का अध्ययन करा रहा हूँ और शिक्षा दर्शन में विभिन्न प्रकार के भारतीय शैक्षिक दार्शनिकों के द्वारा दी गई शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करा रहा हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने और भी पहले महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है गीजूभाई बधेका के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ा। उसी क्रम में आज हम लोग जो है श्री अरबिंदो के शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। श्री अरबिंदो के बारे में आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि ये जो है इसके पहले जो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने आध्यात्म का रास्ता अपनाया और फिर उसके बाद इन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्रों में जाकर शिक्षा दर्शन से संबंधित भी महत्वपूर्ण बातें बताई। कई पुस्तकों का भी इन्होंने रचना किया। तो आज हम लोगों को इन्हीं के बारे में पढ़ना है और इनके महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं शिक्षा दर्शन की उनको अध्ययन करना। ये क्लासेस देखिए आप लोगों की एमए के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एमएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग और यूजीसी नेट पेपर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जा रही हैं। इसके अलावा ये क्लासेस आपके यूपी बीएड के भी कुछ सिलेबस को कवर करती हैं। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन में बहुत से बुकों में इन सब लोगों के बारे में अध्ययन करने के दिया गया है, तो वो भी चीज़ें आपकी इससे कवर हो जाएंगी। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से अगर कवर करना है तो क्लास को देखने के बाद आप लोग इसका नोट्स बना लिया करें, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन से पहले आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका परीक्षा में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है। और आप लोग मेरे इस चैनल का एक एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। विभिन्न प्रकार के मॉक टेस्ट हैं, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस हैं जो भी बहुत काफ़ी किफ़ायती मूल्य पर उपलब्ध कराई गई हैं। उसके अलावा उसमें बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस वगैरह दिए गए हैं, उसको भी आप लोग देखिए, अपने दोस्तों को मित्रों को भी बताइए, उनको भी शेयर करिए। तो ये सारी चीज़ें भी आप साथ साथ में करते रहिए। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को सहपाठियों को भी शेयर करिए। लाइक भी कर दिया करिए अगर क्लासेस आप लोग को अच्छी लगे, उपयोगी लगे, लाभदायक लगे। इससे क्या होगा कि मेरा भी मनोबल आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को करवाने का होगा और मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें समय समय पर उपलब्ध कराता। हालांकि अभी कुछ दिनों से अप्रैल के बाद से क्लासेस जो है डिस्टर्ब हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है क्लासेस आपकी सही तरीके से रेगुलर हो जाएंगी, क्योंकि मैं शिक्षा शास्त्र में जो सिलेबस आप लोगों का लेकर चल रहा हूँ, ये सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इसको कंप्लीट कराने में काफ़ी समय लगेगा। तो अभी हम लोगों ने शुरुआत की चीज़ों का अध्ययन करना शुरू किया है। आगे आने वाले क्रम में आपको बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे जिनका आपके शैक्षिक जीवन में भी काफ़ी उपयोग है और बाकी परीक्षाओं के लिए तो है ही। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। ये क्लास हमारी देखिए शिक्षा दर्शन की 19वीं क्लास है और इसमें हम लोग को श्री अरबिंदो के शिक्षा दर्शन का अध्ययन करना है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो क्लासेस हैं ये बीएड, एमएड, एमए और यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग उनके पर्सपेक्टिव में इस क्लासेस को देखिए और उसका नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं और शिक्षा शास्त्र विषय में हम लोग ये जो सिलेबस है एमए, एमएड और अदर जो एग्जाम है उनके पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं। आज की हमारे क्लास का जो टॉपिक है भारतीय शैक्षिक दार्शनिक श्री अरबिंदो, तो इनके बारे में हम लोग को आज की क्लास में पढ़ना है और इनके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो है शैक्षिक दर्शन का हमको अध्ययन करना है और इनके शैक्षिक दर्शन का आधुनिक शिक्षा में किस प्रकार का उपयोग है और इनके शिक्षा दर्शन की क्या आलोचना की जा सकती है, सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है, इसकी क्या लिमिटेशंस है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखें। तो सबसे पहले इनके बारे में संक्षिप्त परिचय हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 1872 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1950 ईस्वी में हुई थी। ये भारत के एक महान दार्शनिक, योगी, राष्ट्रवादी और शिक्षा चिंतक थे। इनके बारे में मैंने आप लोग को बताया, जब आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको पता चलेगा कि शुरू में ये भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों में भी सक्रिय थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये आंदोलन के रास्ते से अपने आप को अलग कर लिया और आध्यात्मिक जीवन को अपना लिया। तो ये बाद में दर्शन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए और इन्होंने कई पुस्तकों का भी रचना किया।
इन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन न मानकर मानव के पूर्ण विकास यानी इंटीग्रल डेवलपमेंट का साधन माना। यानी इन्होंने कहा कि शिक्षा केवल मनुष्य में ज्ञान का विकास नहीं करती, ज्ञानार्जन नहीं करती, बल्कि उसके पूर्ण विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक मुख्य साधन के रूप में काम करती है। इनके शैक्षिक विचार जो है वो आध्यात्मिकता, मनोविज्ञान और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करते हैं। यानी इनका जो शैक्षिक दर्शन है इसमें आपको आध्यात्मिकता की भी बात देखने को मिलेगी, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक बात भी देखने को मिलेगी और आधुनिकता का भी समन्वय देखने को मिलेगा। यानी इन्होंने इन तीनों चीज़ों को समन्वित करके अपना शिक्षा दर्शन दिया था। तो आप हम लोग शिक्षा दर्शन के इनके बारे में देख लेते हैं कि श्री अरविंदो का जो शिक्षा दर्शन है वो क्या कहता है, यानी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन गिवन बाय श्री अरविंदो। तो सबसे पहले इनके अनुसार, शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया गया। यानी श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है उसमें पहला उद्देश्य क्या है कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। यही बात श्री विवेकानंद जी ने भी कही थी कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण विकास जो है वही क्या है, शिक्षा है। तो इस बात को इन्होंने भी दोहराया, यानी किसी व्यक्ति के अंदर जो अपनी योग्यता है, क्षमता है, उसका विकास करना, उसको बाहर निकालना, वो क्या है, सच्ची शिक्षा है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि दैहिक, प्राणिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति जो है शिक्षा का प्रमुख, यानी अपने शरीर का, अपने प्राणों का, अपनी अंतरात्मा का, अपने मस्तिष्क का, अपने अंदर नैतिकता का और आध्यात्मिकता का जो विकास है उसका उन्नति करना भी। यानी इन्होंने शिक्षा के साथ इतनी सारी चीज़ों को भी जोड़ दिया। यानी इन सब क्षेत्रों में भी अगर कोई उन्नति कर रहा है, बेहतर कार्य कर रहा है, तभी सही मायने में वो शिक्षित है, उसको सही मायने में शिक्षा दी जा रही है। उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा कि आज की जो हॉलिस्टिक एजुकेशन और लाइफ स्किल एजुकेशन छात्रों को प्रदान की जा रही है वो जो है आत्मनियंत्रण, नेतृत्व और सहयोग इन्हीं के माध्यम से प्रदान की जा रही है और इनके शिक्षा दर्शन पर ही आधारित है। इसी विचार पर देखिए आधार, यानी आजकल के आप देखते होंगे कि हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात की जाती है, लाइफ स्किल एजुकेशन की बात की जा रही है। तो ये सब किस पे डिपेंडेंट है, आत्मनियंत्रण पर, नेतृत्व पर और सहयोग। बिना इसके इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था को संभव नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद फिर देखिए इन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या की है, समग्र शिक्षा की, इंटीग्रल एजुकेशन की बात कही। और इंटीग्रल एजुकेशन में अरविंदो जी ने शिक्षा प्रणाली को समग्र शिक्षा के नाम से बताया है और इसमें 5 स्तरों का विकास इन्होंने होते हुए कहा है कि 5 स्तरों का विकास होना चाहिए। सबसे पहला स्तर है शारीरिक विकास, यानी शरीर की शक्ति और स्वास्थ्य, यानी शरीर स्वस्थ होना चाहिए, शरीर ताकतवर होना, शरीर में शक्ति होनी चाहिए कि आगे जीवन में कोई कार्य करना है तो उसको ऊर्जा के साथ कर सकें। पढ़ाई लिखाई भी जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप अच्छे से नहीं कर सकते। अगर किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, किसी भी प्रकार की मानसिक स्थिति सही नहीं है तो आप काम को सही से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने बताया कि खेल, योग, फिटनेस प्रोग्राम जो विद्यालयों में चलाए जाते हैं ये शारीरिक जो है विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए इनको विद्यालयों में, कॉलेजों में छात्रों के बीच कराया जाता है। दूसरा स्तर इन्होंने बताया प्राणिक। प्राणिक में क्या चीज़ें आती हैं, मनुष्य की भावनाएं, उसके अंदर ऊर्जा और इच्छा शक्ति। इसके लिए इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का उदाहरण दिया, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जो आजकल के क्लासेस में पढ़ाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, तो ये इसी प्राणिक स्तर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है भावनात्मक रूप से बुद्धिमत्ता, यानी आप भावनात्मक रूप से कितने मौजूद हैं, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, आपके अंदर इच्छा शक्ति किस प्रकार की है, आप किसी के दुख, दर्द, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, आप किस प्रकार की भावना किसके प्रति रखते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मानसिक स्तर में इन्होंने बुद्धि, तर्क और स्मृति की बात कही, यानी आजकल की शिक्षा व्यवस्था में देखिए जो स्टेम, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जाती है, ये सारी चीज़ें भी इन्हीं के इस समग्र शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। नैतिक स्तर में इन्होंने चरित्र और मूल्यों की बात की, यानी शिक्षा के माध्यम से बेहतर चरित्र का निर्माण होना चाहिए, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के मूल्यों का निर्माण होना चाहिए, उसका किस कार्य के प्रति कौन से मूल्य होते हैं, परिवार में किस प्रकार का, विद्यालय में किस प्रकार का, अपने दोस्तों के प्रति किस प्रकार का, अपने समाज में किस प्रकार का, इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इसी के तहत देखिए आजकल जो है वैल्यू एजुकेशन का कॉन्सेप्ट शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलता है, मूल्य शिक्षा का।
आध्यात्मिकता में इन्होंने आत्मबोध की बात की, यानी अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आप कितना भी शिक्षित हो जाइए, आपके पास कितना भी नॉलेज हो जाए, लेकिन अगर आप अपने आप को ही सही से नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, हमारे अंदर क्या त्रुटियां हैं, क्या कमियां हैं, तो फिर कहा जाएगा कि आप सही मायने में शिक्षित नहीं। तो इसके लिए देखिए ध्यान की बात की जाती है, माइंडफुलनेस की बात की जाती है। इसलिए बहुत से लोग देखिए ध्यान करते हैं, योगा करते हैं। इससे क्या होता है कि आत्मबोध बहुत बेहतर तरीके से होता है। इसके बाद देखिए तीसरी महत्वपूर्ण चीज इन्होंने क्या बताई, इन्होंने कहा कि शिक्षा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होगी, यानी किसी व्यक्ति को बाह्य रूप से शिक्षित होने की बजाय अपने आप अंदर से शिक्षित होना बहुत जरूरी है। सारी चीजों को उसको खुद से ऑब्जर्व करना है और उसमें अपने आप को बेहतर तरीके से आगे ले जाना है। श्री अरबिंदो का प्रसिद्ध विचार था, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह नहीं है जो बाहर से थोपी जाए, बल्कि वह है जो भीतर से विकसित, यानी कोई जबरदस्ती आपको डांट के या डरा के, भय दिखाकर किसी चीज़ को सिखाए, उससे अच्छा है कि आप खुद से ही किसी चीज़ को सीखिए। आपका मन उस चीज़ को सीखने का होगा, तभी आप उसको सही तरीके से सीखोगे, सही तरीके से करोगे। अगर कोई ज़बरदस्ती आपको कराएगा तो ये चीज़ें सही नहीं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा बाहर से थोपी जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि वो अपने आप अंदर से उत्पन्न होने वाली। इसका अर्थ इन्होंने बताया, शिक्षक का कार्य जो है ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्र की अंतर्निहित प्रतिभा को उभारना। इन्होंने कहा कि एक जो शिक्षक होता है उसका कार्य बच्चों को केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि उसके अंतर्निहित योग्यता, प्रतिभा को बाहर करना है, उससे उसको परिचित कराना है। ये शिक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। समकालीन उदाहरण में जैसे देखिए आज का लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है, यानी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, अधिगमकर्ता शिक्षा व्यवस्था, इस तरह की एजुकेशन की बात आजकल के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की जाती है। यानी आजकल की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। इसलिए आप देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें नई नई चीज़ें शामिल की गई हैं वो सब विद्यार्थियों के अनुकूल की गई। NEP 2020 का जो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अब इन्होंने देखिए पाठ्यक्रम संबंधित विचार किया दिया, यानी इन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में किस तरीके की बात की, यानी करिकुलम किस प्रकार का होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में। तो इनके अनुसार पाठ्यक्रम जो है बालक की प्रकृति, उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार होना चाहिए। यानी बालक की रुचि किस प्रकार की है, उसकी क्षमता किस प्रकार की है और उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, उस प्रकार का सिलेबस होना चाहिए। सभी बच्चों के लिए एक ही तरीके का सिलेबस, पाठ्यक्रम, करिकुलम अगर आप तैयार करेंगे, बनाएंगे, तो हर बच्चे उस चीज़ को सही तरीके से नहीं हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने भाषा, विज्ञान, कला, योग और दर्शन, इन सभी को संतुलित रूप से करिकुलम में, पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही। यानी उन्होंने कहा किसी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस न किया जाए, बल्कि इन सारी चीज़ों को आपस में संतुलन बनाकर प्रदान किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए देखिए आज के मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम, आज का देखिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटियां हैं उन्होंने इसको लागू भी कर दिया है, और जिसके अंतर्गत FYUGP, जिसका फुल फॉर्म होता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स शामिल किए गए हैं, जिसके तहत बच्चों को विभिन्न प्रकार की जो है लाइफ स्किल सिखाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जो है को करिकुलर एक्टिविटी कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। इसमें आप देखेंगे कि आर्ट्स, साइंस और स्पोर्ट्स, इन सारी चीज़ों को सम्मिलन के साथ बच्चों को प्रदान किया। आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साइंस स्ट्रीम के होते हैं, तो उनको आर्ट्स के भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं, उनको खेल कूद से संबंधित कुछ खेल चीज़ें मिलती हैं, उनको लाइफ स्किल से संबंधित कुछ चीज़ें करने को मिलती हैं, कंप्यूटर से संबंधित कुछ चीज़ें करने को मिलती हैं। तो इस तरीके से इनको समन्वित रूप से शामिल करके शिक्षा व्यवस्था में लाया गया है, और ये सारी चीज़ें जो है श्री अरबिंदो के विचारों से मेल खाते, यानी इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम या कोर्सेज की बात कही थी, और जो हमको आज की शिक्षा व्यवस्था में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत देखने को मिल रही है। इसके बाद फिर देखिए इन्होंने शिक्षण विधियों की किस तरीके की बात की, यानी इनके अनुसार कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ अपनाई जानी चाहिए। तो जिसमें सबसे प्रमुख शिक्षण विधियों इन्होंने स्व अनुभव की बात की, यानी सेल्फ एक्सपीरियंस। अपने द्वारा जो चीज़ें हम सीखते हैं, हमको जो अनुभव मिलता है, वो हमारे लिए बहुत ही प्रमुख होता है, उसका हमारे लिए
बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसलिए इन्होंने स्व अनुभव की बात कही, यानी टीचर के द्वारा जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, आप उसको स्वयं अनुभव करके सीखिए, स्वयं से करने का प्रयास करिए। एक बार 2 बार गलतियाँ होंगी, टीचर उसमें आपको गाइड करेगा, मार्गदर्शन प्रदान करेगा, लेकिन अगर आप उस चीज़ को खुद से करेंगे तो आपको बेहतर नॉलेज प्राप्त होगा, आपका अधिगम बेहतर होगा। स्व अध्ययन की बात इन्होंने कही, यानी सेल्फ लर्निंग पर इन्होंने जोर दी, यानी सारी चीज़ें टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को अपने सेल्फ लर्निंग पर भी बहुत ज़्यादा जोर देना होगा। हो सकता है बहुत से स्कूल कॉलेजेस में आप देखते होंगे कि टीचर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो बहुत से बच्चे जो पूरी तरह से टीचर पर ही डिपेंडेंट होते हैं, उनका बहुत सारी चीज़ अधूरा रह जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सेल्फ लर्निंग पर फोकस करते हैं, वो अपने द्वारा अध्ययन पर जोर देते हैं, तो वो उनको जो है पढ़ाई में आप देखेंगे कि वो अच्छे होते हैं, वो अपने माता पिता से, अपने बड़ों से भी हेल्प लेते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, जिससे उनको सफलता मिलती है। इसके अलावा इन्होंने ध्यान और एकाग्रता की बात, यानी इन्होंने कहा कि ध्यान और एकाग्रता भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी काम को कर रहे हो, आप उस पर ध्यान नहीं लगा रहे हो, आप उसमें एकाग्रता नहीं दिखा रहे हो, तो आप उस काम को सही तरीके से नहीं करना। यानी आपको किसी काम को करना है तो पूरे ध्यान से करना है, उस पर फोकस रखना है, एकाग्रता बनाए रखना है। गतिविधि आधारित शिक्षण को इन्होंने जो है शिक्षण माध्यम में महत्वपूर्ण माना। इन्होंने कहा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी बालकों को कोई चीज़ सिखाई जाए, बताई जाए, तो उससे संबंधित उनको एक्टिविटी भी कराई जाए। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे स्कूल कॉलेज में बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के जो है ड्रामा कराया जाता है, नाटक कराया जाता है, बहुत सारे खेल खिलाए जाते हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ कराई जाती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार कराए जाते हैं। तो ये जो है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के अंतर्गत आती है। जैसे आजकल समकालीन उदाहरण में मैंने भी बताया कि आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराई जाती है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराई जाती है। ये सब इस चीज़ें इनकी शिक्षण विधियों के अंतर्गत ही आती है। इसके बाद फिर देखिए इनके अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो श्री अरबिंदो के अनुसार एक जो शिक्षक है वो मार्गदर्शक होता है, बल्कि शासक नहीं। इनका मतलब है, कहना है कि टीचर को एक शासक की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, बल्कि एक मार्गदर्शक के साथ करें, उनको सही मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए। वह प्रेरक और सहायक होता है, आदेश देने वाला नहीं। यानी शिक्षक को बच्चों को प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, उनकी सहायता करने वाला होना चाहिए, बल्कि उनको आदेश देना, ऑर्डर देने वाला नहीं। अगर कोई शिक्षक इस तरीके से करता है तो उसको सही मायने में इनके अनुसार शिक्षक नहीं माना जाएगा। आज के संदर्भ में देखिए, जो मॉडर्न टीचर होते हैं वो फैसिलिटेटर और मेंटर दोनों की तरह होते हैं। यानी वो बच्चों को हर समय आगे बढ़ने के लिए, उनको सही कार्य करने के लिए जो है तत्पर करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, और उनके मेंटर के रूप में कार्य करते हैं। यानी उनके जो है जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं, उसको उजागर करते हैं और उसको बेहतर करने के लिए उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आप देखिए इन्होंने अनुशासन संबंधी किस प्रकार के विचार दिए थे, यानी शिक्षा के क्षेत्र में टीचर और स्टूडेंट में किस प्रकार के अनुशासन की होने की बात इन्होंने कही है। तो इन्होंने कहा है कि अनुशासन जो है बाहरी दंड से नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन से विकसित होना चाहिए। यानी यही चीज़ जो है आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने भी कही थी कि जो अनुशासन होना चाहिए वो बाह्य रूप से न होना चाहिए, बल्कि आंतरिक रूप से। यानी बच्चे को खुद से अनुशासित होना चाहिए, उसको सही गलत की पहचान खुद से करनी चाहिए, जिससे वह भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई गलतियाँ, कोई गलत काम ना करे। क्योंकि बाह्य रूप से दंडित करने से उसके अंदर की जो कमियां हैं वो दूर नहीं होंगी, इसलिए उसको आत्म अनुशासित होना बहुत जरूरी होना चाहिए। इसके उदाहरण में देखिए, जैसे पॉजिटिव डिसिप्लिन, काउंसलिंग बेस्ड डिसिप्लिन, विभिन्न प्रकार के आप शिक्षण संस्थानों में देखेंगे कि बच्चों में डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, और डिसिप्लिन उन पर थोपी नहीं जाती है, बल्कि बच्चे खुद डिसिप्लिन में रहते हैं और उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। उनके अंदर अंतर्निहित रूप से डिसिप्लिन देखने को मिलती है। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो डिसिप्लिन में खुद रहते हैं और अपने बच्चों को भी डिसिप्लिन में रहने का जो है मार्ग बताते हैं। तो ये चीज़ें जो है इस तरीके से अनुशासन के रूप में इन्होंने बताई। आप देखिए जो इनका शिक्षा दर्शन है, इसका आजकल के यानी समकालीन परिप्रेक्ष्य, कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट में इनका क्या उपयोग है, क्या प्रासंगिकता है। तो आज की शिक्षा की जो समस्याएं हैं, सबसे पहला क्या है, तनाव। आजकल की जो कंपटीशन वाली शिक्षा व्यवस्था है, रटंत वाली शिक्षा व्यवस्था है, रैंक लाने वाली शिक्षा व्यवस्था है, उसमें कट ऑफ में शामिल होने वाली शिक्षा व्यवस्था है, वो छात्रों में क्या उत्पन्न करती है, तनाव उत्पन्न करती है। विभिन्न प्रकार के
प्रतियोगिताएं आयोजित हो जाती हैं, उनमें कंपटीशन का भावना बना रहता है, तो एक दूसरे को पछाड़ने के लिए सब तत्पर रहते हैं। नैतिक पतन देखने को मिलता है। कोई भी स्टूडेंट आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है। आप लोग देखते होंगे आजकल बहुत सारे परीक्षाओं में जो है पेपर लीक हो जा रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, तो पैसे के माध्यम से पेपर खरीद लेते हैं, चीटिंग करते हैं। सारी चीज़ें क्या है, यही सब चीज़ें आज की शिक्षा व्यवस्था की मेन समस्या हैं। इसके अलावा जो शिक्षा है वो यांत्रिक शिक्षा के रूप में बदलती चली जा रही है। यांत्रिक शिक्षा का मतलब होता है कि मशीन की तरह हर चीज़ों को करना, उसके सही गलत को जाने बगैर बस केवल करते जाना, उसको रटते जाना, उसको करते जाना। टीचर ने मुझे ऐसा कहा, मेरे घर वाले ने ऐसा कहा, मेरे दोस्तों ने ऐसा किया, वो तो हम भी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं। यानी कि बिना सोचे समझे किसी चीज़ को शिक्षा में नहीं। तो श्री अरबिंदो जी ने इसका समाधान क्या बताया, योग और ध्यान से तनाव को प्रबंधन करना चाहिए। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव है, आप बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं, तो इससे मुक्ति पाने के लिए आपको योग करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप तनाव से मुक्ति प्राप्त करेंगे। मूल्य आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए, वैल्यू एजुकेशन प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे उनके अंदर नैतिकता और जो है मॉरलिटी का विकास होगा। आध्यात्मिक चेतना का भी विकास करना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से चीज़ों को अपनाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं, जो घर के अपने धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उनमें भी शामिल होना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और तनाव दूर होते हैं, इससे जो है जुड़ाव उत्पन्न होता है। इन सारी चीज़ों को भी इन्होंने अपने शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने की बात कही। उदाहरण के रूप में लिखिए, माइंडफुलनेस प्रोग्राम जो स्कूल में चलाए जाते हैं, वैल्यू एजुकेशन एंड लाइफ स्किल जो कराए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इनके जो शिक्षा दर्शन है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी देख लेते हैं। मैंने आप लोग को बताई है कि किसी भी दार्शनिक के द्वारा बताई गई सारी चीज़ें जो है पूर्ण रूप से हर जगह लागू नहीं हो पाती, तो इसकी कुछ सकारात्मक बातें भी होती हैं, कुछ नकारात्मक, यानी कुछ इसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो उसी तरीके से इनके भी शिक्षा दर्शन की जो है हम क्रिटिकल इवेल्युएशन करेंगे, आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम इनके शिक्षा दर्शन के सकारात्मक पक्षों को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले सकारात्मक पक्ष क्या है कि इन्होंने समग्र व्यक्तित्व के विकास की बात कही, जो बहुत जरूरी है। बिना समग्र व्यक्तित्व के विकास के एक व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं कर सकता और अपना जीवन अच्छे तरीके से नहीं जी। दूसरी चीज, इन्होंने आध्यात्मिक और नैतिक संतुलन की बात की है। यह भी आज के भाग दौड़ वाले और कॉम्पिटिटिवनेस जो एजुकेशन है, इसमें बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, इन्होंने आधुनिक शिक्षा से सामंजस्य स्थापित करने की बात कही, यह भी बहुत जरूरी। पूरी तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तौर तरीके से शिक्षा प्रदान करने से, प्राप्त करने से आजकल के आधुनिक युग में आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आज के आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से, आधुनिक विज्ञान और तकनीक से आपको जुड़ के चलना पड़ेगा, तभी जाके आपको सफलता मिल सकती है। इसलिए इन्होंने आधुनिक शिक्षा से सामंजस्य बनाकर चलने की बात की। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं जो योग को महत्व देते हैं, ध्यान को महत्व देते हैं, खेल कूद में जो बहुत बढ़ चल के हिस्सा लेते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी हैं। अब देखिए इनकी शिक्षा दर्शन की कुछ लिमिटेशंस में सबसे पहले क्या है कि आध्यात्मिक पक्ष का व्यवहारिक क्रियान्वयन बहुत कठिन है। यानी इन्होंने आध्यात्मिकता पर ज़्यादा जोर दिया, आध्यात्मिक होने की बात इन्होंने कही है, लेकिन ये आध्यात्मिकता आजकल के व्यवहारिक जीवन में पूरी तरह से क्रियान्वयन करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इस समय लोगों के पास समय का अभाव देखा जाता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जिसकी वजह से लोग इन सारी चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। दूसरा चीज़, संसाधन एवं प्रशिक्षक शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है इस तरीके से। तो बहुत से क्षेत्रों में आप देखेंगे कि संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है और उस तरीके के प्रशिक्षित शिक्षक भी सही मात्रा में आजकल के विद्यालयों में नहीं मिल पाते। आप देखते होंगे बहुत सारे विद्यालयों में शिक्षकों की काफ़ी कमी है, 2-2, 300 बच्चों पर 3-4 टीचर आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होता है कि एक शिक्षक के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो इसी के लिए अप्रशिक्षित, अकुशल शिक्षकों के द्वारा भी विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे क्या होगा कि बच्चों की शिक्षा जो है प्रभावित होती है और ये सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं की पाती। संसाधनों की कमी देखी जाती है, बहुत सारे विद्यालयों में छत नहीं है, बहुत सारे विद्यालयों में बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है और जो बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा व्यवस्था
खराब होती है और बच्चों का जो है उसका शिक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोग जो श्री अरबिंदो का शिक्षा दर्शन था उसके बारे में अध्ययन किया और उसकी आलोचना भी देखी। अब हम लोग इसका कंक्लूजन क्या निकालते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं कि श्री अरबिंदो का जो शिक्षा दर्शन है आज की भौतिकवादी, तनावपूर्ण और प्रतियोगी शिक्षा प्रणाली के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यानी आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था देखने को हमको मिल रही है उस शिक्षा व्यवस्था के लिए इनका जो शिक्षा दर्शन है बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इनके शिक्षा दर्शन को आज की शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए, उसके अनुसार सारी चीज़ें की जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक साबित होगा। यदि उनकी समग्र शिक्षा को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ दिया जाए, यानी इन्होंने जिस प्रकार की समग्र शिक्षा की बात की, भाषा की, खेल की, विज्ञान की, योग की, ध्यान की, अगर उन सारी चीज़ों को आजकल की आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ के और फिर शिक्षा में शामिल कर दिया जाए, बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, तो कहा जाता है कि शिक्षा मानव निर्माण का सशक्त माध्यम बन सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि तकनीक को, विज्ञान को अनदेखा किया जाए, तकनीक विज्ञान के साथ इन सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो शिक्षा बहुत बेहतर हो जाएगी और समग्र रूप से किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी बालक का विकास करना बहुत आवश्यक हो जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से कार्यान्वित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने आज की क्लास में श्री अरबिंदो जी के शैक्षिक दर्शन का विस्तार पूर्वक बेहतर तरीके से उदाहरण के साथ अध्ययन किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई होंगी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई या जिस पॉइंट में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के माध्यम से आपके जो भी डाउट होंगे मैं उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।